जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका। इससे पहले दोस्तों हमने मेडिवल हिस्ट्री की जो क्लास ली थी उसके अंदर मोहम्मद गोरी के बारे में हमने पढ़ा था और हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से उन्होंने मतलब भारत वाले एरिया को जीत कर पृथ्वीराज चौहान को उन्होंने हरा करके और जो काफी सारे क्षेत्रों को उन्होंने जीता था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को ये चीजें सौंप कर चला गया था और 1206 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। आज हम डिस्कस करेंगे मध्यकालीन इतिहास का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिल्ली सल्तनत। इसके बारे में आज हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, देखेंगे कौन कौन से वंशों ने यहाँ पे शासन किया था। टोटल 5 वंशों ने यहाँ पे शासन किया था। आज हम मेनली गुलाम वंश के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एंशियंट हिस्ट्री बिल्कुल कवर करवा दी है। आप वो वीडियो जरूर देखिए हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जा करके। और कोई भी पीडीएफ आपको चाहिए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाके आप सारी पीडीएफ डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हो। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो जैसा हमने आपको बताया कि जो मोहम्मद गोरी थे वो अपने जीते हुए क्षेत्रों को छोड़कर चले गए थे। किसको किसको सौंपकर? कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर वो चले गए थे। तो उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, जो लाहौर के अमीर तुर्क थे उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को ही बोला कि आप इस एरिया को संभालिए और एक नए वंश की स्थापना कीजिए, एक नया राज्य यहाँ पे बसाइए आप इंडिया के अंदर। तो ठीक है, उसी तरीके से फिर उन्होंने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की। शुरुआती राजा वही थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। टोटल 5 वंशों ने यहाँ पे राज किया है दिल्ली की गद्दी के ऊपर। 5 वंश कौन कौन से हैं? सबसे पहला गुलाम वंश जो कि 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक रहा। फिर आए खिलजी, ये 1290 से 1320 तक। उसके बाद तुगलक, सैयद वंश और लोधी वंश, और लास्ट में 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ था। तो आज हम मेनली गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से राजा यहाँ पे हुए, सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। चलिए देखते हैं दोस्तों। गुलाम वंश की शुरुआत 1206 ईस्वी में किन्होंने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब मेन मेन कौन कौन से यहाँ पे शासक हुए हैं? सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक हुए हैं। उसके बाद इल्तुतमिश आए थे 1210 से 1236 में। रजिया सुल्तान और गयासुद्दीन बलबन, ये 4 मेन हैं। चारों के बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। वैसे छोटे मोटे बीच में जो आए थे उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बारे में मेन मेन पॉइंट पहले हम थोड़ी समरी देख लेते हैं क्या क्या था। ये गुलाम वंश के संस्थापक थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना इन्होंने की थी। राजधानी इन्होंने किसको बनाया था? लाहौर को बनाया था। इनको लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि ये काफी दानशील थे, इसलिए इनको लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। इसके बाद इनको कुरान ख्वां कहा जाता था। कुरान ख्वां क्यों? क्योंकि ये जो कुरान का पाठ था वो अत्यंत सुरीले स्वर में करते थे, बिल्कुल गा गा के ये कुरान पढ़ते थे। तो 1210 ईस्वी में क्या हुआ, ये चौगान आएगा दोस्तों। चौगान खेलते टाइम या पोलो खेलते टाइम घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे देखते हैं दोस्तों, पूरी कहानी डिटेल में पढ़ते हैं कि भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऐबक एक कुतुबी जनजाति का तुर्क था। कौन सी जनजाति का? कुतुबी जनजाति का एक तुर्क था। तो हुआ क्या, बचपन में उसे निसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने एक दास के रूप में खरीदा था। इसलिए दोस्तों इनको गुलाम गुलाम वंश बोला जाता है, क्योंकि ये दास होते थे, अपने आप को ये बेच देते थे। ठीक है, इनको भी किसने खरीदा था? फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने खरीदा था, जो कि निसापुर के काजी होते थे। काजी ने इनकी देखभाल उचित ढंग से की और सभी शिक्षाओं से इसको पूर्ण करवाया। तो ऐबक बचपन से ही दोस्तों काजी के पास रहता था। तो जाहिर सी बात है कि कुरान वगैरह का उनको अच्छा ज्ञान हो गया था और उनको अच्छे तरीके से मतलब एक स्वर में, अच्छे स्वर में कुरान को वो गाते थे। अच्छा पढ़ते थे, अच्छा गाते थे, गा गा कर वो कुरान को सुनाते थे, जिसके कारण उनका नाम क्या पड़ा था? कुरान ख्वां। उसके नाम से वो प्रसिद्ध हुए थे, कुरान ख्वां के नाम से। बाद में उसे निसापुर के से गजनी लाया गया। कहाँ पे लाया गया? गजनी, जहां पर उसे गोरी ने खरीद लिया। पहले काजी ने खरीदा था, उसके बाद उनको किसने खरीदा? गोरी ने खरीदा था। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही उसने गोरी का विश्वास जीत लिया था। काफी मतलब वो लगन थी उसके अंदर, ईमानदार था। गोरी ने उसे अमीर ए आखुर, ये कई बार डिस्कस किया जाएगा दोस्तों पूरे लेक्चर के अंदर। अमीर ए आखुर का मतलब होता है अस्तबल का प्रधान, जहां पे घोड़े वगैरह रहते हैं उसको अस्तबल बोलते हैं। तो इस पद पर उनको बैठा दिया था। काफी मतलब ये अच्छा पद होता था उस टाइम पे कि घोड़ों की सारी देखभाल, सारा जो उनका सिस्टम होता था वो यही संभालेंगे। कौन? ये कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अमीर ए आखुर के पद पर इनको गोरी ने बैठा दिया था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के 3 महीने पश्चात जून 1206 ईस्वी में उसने अपना राज्याभिषेक करवाया।
मतलब तुरंत उन्होंने राज्याभिषेक नहीं करवाया था। 3 महीने बाद उन्होंने जून 1206 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया था। और ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। इसने सिर्फ मलिक और सिपाह सालार, ये 2 पदवियों से ही अपने आप को संतुष्ट रखा था। कौन सी? एक मलिक थी और एक सिपाह सालार। गौरी के बड़े भाई, जिसका हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, गयासुद्दीन मोहम्मद से मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद 1208 ईस्वी में ऐबक को दासता से मुक्ति मिली थी। मतलब पहले दास होता था उनका, मोहम्मद गौरी का, फिर उनके बड़े भाई से उनको मुक्ति पत्र मिल गया जिसमें साफ साफ लिखा था कि ये अब दास नहीं है हमारा, उससे मुक्ति उसको मिल गई थी। आगे देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या चीजें बनवाई थी। इनको एक महान निर्माता शासक बोला गया था। चलिए एक एक चीज पढ़ते हैं। सबसे पहले कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली के अंदर है, तुर्कों के द्वारा भारत में बनाई गई ये पहली मस्जिद थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि तुर्कों के द्वारा भारत में बनाई गई पहली मस्जिद या तो कहाँ पे है, या फिर उसका नाम पूछ लेते हैं। तो वो है कुव्वत उल इस्लाम जो कि दिल्ली में है। आगे कुतुब मीनार, आप सभी को पता ही है, ये दिल्ली के अंदर है। ये इन्होंने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो एक सूफी संत होते थे, बख्तियार काकी, इनकी याद में इन्होंने बनवाई थी। अब कुतुब मीनार के बारे में देखते हैं। इनकी पहली मंजिल जो थी वो ऐबक ने बनवाई थी। दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल आगे चलकर इल्तुतमिश ने बनवाई थी। उसके बाद चौथी मंजिल की को रिपेयर करवाया था और 5वीं मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने, आगे तुगलक वंश जब था तब उनके काल में 5वीं मंजिल बनी थी। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर के अंदर है, वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो हमने ऐबक के बारे में पढ़ा। आगे क्या हुआ दोस्तों, जब ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठे तो इसके सामने कुछ चुनौतियां थी। और सबसे बड़ी चुनौती थी, जो गोरी के अन्य दास थे वो भी मानते थे कि हमारा भी दिल्ली के ऊपर कब्जा है। वो खुद को गद्दी का हकदार मानते थे। जो कुछ गुलाम थे, इनमें 2 प्रमुख थे। पहला ताजुद्दीन यलदौज, नाम याद रखना, ताजुद्दीन यलदौज, और दूसरे थे नसीरुद्दीन कुबाचा। ये 2 थे। मतलब अब इनसे निपटना था उनको। तो कुबाचा के साथ तो इन्होंने एक चाल चल दी। मतलब इनकी एक मुंह बोली बहन होती थी, उनकी शादी ऐबक ने किससे करवा दी? कुबाचा से करवा दी, और इसे अपने पक्ष में कर लिया। कुबाचा इनके पक्ष में आ गया। अब बचे कौन? ताजुद्दीन यलदौज। ये थोड़े खतरनाक टाइप के थे और इनका कोई इलाज भी नहीं था इनके ऐबक के पास। तो इसी वजह से ऐबक जो थे वो सिर्फ लाहौर में ही रहे। ये कभी दिल्ली नहीं आए। मतलब दिल्ली को इन्होंने अपनी राजधानी नहीं बनाया था, लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाया था, केवल यलदौज के डर से। आगे क्या हुआ दोस्तों, जो हमने डिस्कस किया कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने की वजह से 1210 ईस्वी में हो गई थी और उन्हें लाहौर के अंदर ही दफनाया गया था। तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक का चैप्टर खत्म। इसके बाद आते हैं इनके पुत्र जो अयोग्य थे, उनका नाम क्या था? आराम शाह। आराम शाह इनका, ये ऐबक के पुत्र थे और ये अयोग्य शासक थे। 1210 ईस्वी में ऐबक की मृत्यु के बाद ये गद्दी पर बैठे, लेकिन अयोग्य होने के कारण उन्हें जल्द ही पद से हटा दिया गया। ठीक है, वैसे गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं थे ये। इल्तुतमिश ने इनको पराजित करके गद्दी इनसे छीनी थी। और साथ में जो वहां पे अमीर थे, अमीर जो तुर्क लोग थे, उन्होंने भी साथ दिया था इल्तुतमिश का इसको गद्दी से हटाने के लिए, क्योंकि ये इतना योग्य शासक नहीं था। तो सबसे इंपॉर्टेंट शासक इस वंश के, गुलाम वंश के, वो आते हैं सुल्तान इल्तुतमिश। इन्होंने 1210 से लेकर 1236 यानी 26 साल तक इन्होंने यहाँ पे शासन किया दिल्ली की गद्दी पर। और ये ऐबक का दामाद था। इससे पहले आराम शाह जो थे वो उनके बेटे थे, और जो इल्तुतमिश था ये ऐबक का दामाद था। चलिए इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। इल्तुतमिश एक इलबरी तुर्क जनजाति का था। कौन सी जनजाति का था? इलबरी तुर्क। इससे पहले ऐबक जो था वो कुतुबी जनजाति का था। और ये कौन से वंश से था? ये शमसी वंश से संबंधित था। वंश भी पूछ लेते हैं कई बार, यह शमसी वंश से संबंधित था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे 1 लाख जीतल में खरीदा था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो खुद गुलाम था, उन्होंने इनको खरीदा था कितने में? 1 लाख जीतल में। अब गुलाम ने गुलाम को खरीदा तो इनको क्या कहा जाता था? गुलामों का गुलाम इसे कहा जाता था। किसे? इल्तुतमिश को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों ये। आगे, सुल्तान बनने के समय जो ये इल्तुतमिश था वो बदायूं का इक्तेदार था। इक्तेदार मतलब आप ये लगा लो गवर्नर टाइप, जो वहां पे मतलब राज व्यवस्था संभालता हो, टैक्स वगैरह की। तो कहाँ का था ये? बदायूं का इक्तेदार था। और इनको मोहम्मद गोरी ने ही यहाँ का इक्तेदार बनाया था। कहाँ का? बदायूं का। आगे मोहम्मद गोरी के दासों में जो हमने यलदौज की बात की, यलदौज भी अपने आप को दिल्ली की गद्दी का दावेदार मानता था। कौन? यलदौज। और उस समय तक जो यलदौज था उसने गजनी पर अधिकार कर लिया था, क्योंकि मोहम्मद गोरी तो पहले ही मर चुके थे। तो यलदौज ने गजनी पर अधिकार कर लिया था। यह वही यलदौज था जिसके डर से कुतुबुद्दीन ऐबक कभी दिल्ली की तरफ नहीं आया था।
जो हमने आपको बताया। आगे क्या हुआ दोस्तों, गजनी को लेकर यलदौज की लड़ाई ख्वारिज्म शाह से हुई। ये काफी खतरनाक टाइप का उस टाइम पे शासक होता था ख्वारिज्म शाह, जिसने यलदौज को पराजित कर दिया। और यलदौज वो सब कुछ छोड़ छाड़ के लाहौर की तरफ भागने लगता है। लाहौर की तरफ वो भाग के आया। लाहौर में उस टाइम पे कौन था, लाहौर और दिल्ली की तरफ वहां पे इल्तुतमिश था। तो यह इल्तुतमिश के लिए एक अच्छा मौका था, क्योंकि वो पराजित होकर भागा आ रहा था उसकी तरफ। उसने काफी सूझबूझ से परिस्थितियों का लाभ उठाकर तराइन के तीसरे युद्ध 1215 ईस्वी यानी यलदौज को हरा दिया। यलदौज वहां पे आया, उसने मौके का फायदा उठा के तराइन का तीसरा युद्ध इसी को बोला गया, जो कि यलदौज और इल्तुतमिश के बीच हुआ था 1215 ईस्वी में। यलदौज को हराकर उसको रास्ते से हटा दिया। अब बात आती है कुबाचा की। कुबाचा बेचारा उस टाइम पे मुल्तान और सिंध में अकेला ऐसे ही रहता था। इल्तुतमिश ने क्या किया, 1228 ईस्वी में अपनी 2 सेनाओं को वहां पे भेजा और कुबाचा को हरा दिया। कुबाचा चाहता भी नहीं था युद्ध करना, वो तो बेचारा अकेला ही रह रहा था, लेकिन फिर भी इल्तुतमिश नहीं चाहता था कि उसके बीच में कोई भी आए। उसने अपनी 2 सेनाएं भेजी 1228 ईस्वी में और कुबाचा को हरा दिया। अंत तक कुबाचा बेचारा क्या करता, पहले ही मरा हुआ था वो और गम में आ गया और उसने सिंधु नदी के अंदर कूदकर आत्महत्या कर ली। ठीक है, इससे पहले भी दोस्तों एक शासक ने आत्महत्या की थी। कमेंट के अंदर जरूर बताना कौन थे वो। तो यहाँ पर यलदौज और कुबाचा का खेल तो खत्म हो जाता है, लेकिन उसी समय दिल्ली पर मंगोल आक्रमण भी मंडरा रहा था। मंगोल आक्रमण के खतरे उस टाइम में मंडरा रहे थे, क्योंकि मंगोल शासक जो चंगेज खान था, उसने क्या किया था उस टाइम पे, जो ख्वारिज्म शाह था जिसने यलदौज को हराया था, इसके ही साम्राज्य पर चंगेज खान ने अधिकार कर लिया था। तो यहां से हम क्या पता लगा सकते हैं कि जो चंगेज खान था वो इससे भी खतरनाक था, ख्वारिज्म शाह से। तो अब क्या हुआ, ख्वारिज्म शाह का पुत्र जो था उसका नाम था जलालुद्दीन मंगबरनी। मंगबरनी अपनी जान बचाने के लिए भारत की तरफ भागा। कौन भागा, मंगबरनी, जो कि ख्वारिज्म शाह का पुत्र था। मंगोलों ने इसका पीछा किया और इसने फिर क्या किया, जलालुद्दीन मंगबरनी ने इल्तुतमिश से शरण मांगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, जब ये शरण मांगने आता है तो जो सुल्तान इल्तुतमिश था, इसने फिर यहाँ पे सूझबूझ दिखाई और इसको शरण नहीं दी। इसको शरण नहीं दी, इसीलिए तो मंगोलों ने दिल्ली के ऊपर आक्रमण नहीं किया। अगर ये शरण दे देता बाई चांस, तो चंगेज खान तो काफी खतरनाक था, तो उस टाइम पे ही वो दिल्ली के ऊपर आक्रमण कर देते और इतिहास सारा ही बदल जाता। मतलब फिर चंगेज खान का वहां पे कब्जा होता। तो इन्होंने शरण नहीं दी थी। इसलिए कहा जाता है कि इल्तुतमिश जो थे वो मंगोल नेता चंगेज खान के क्या थे, समकालीन थे। हाँ जी बिल्कुल थे, क्योंकि इन्हीं के काल में तो मंगोलों के आक्रमण हुए थे। इसी के शासन काल में मंगोल पहली बार सिंधु नदी के तट तक पहुंचे थे, इनका पीछा करते हुए। किसका पीछा करते हुए, जो जलालुद्दीन मंगबरनी थे, जो ख्वारिज्म शाह के पुत्र थे। ये सिंधु नदी के तट तक पहुंचे थे। आगे क्या होता है दोस्तों, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत की स्थापना करके दोबारा से इसको राजधानी बना लेता है। किसको, दिल्ली को। जो ऐबक थे उन्होंने लाहौर को राजधानी बनाया था, लेकिन इन्होंने, इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया। इसलिए दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है वो इल्तुतमिश को ही माना जाता है। सुल्तान इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य का भी खूब विस्तार किया। ऊपर मुल्तान से लेकर कर बंगाल तक और नीचे अजमेर जो राजस्थान में पड़ता है, कन्नौज यूपी वाला एरिया, ग्वालियर, यहां तक पूरा साम्राज्य किसका था, इसी का था, इल्तुतमिश का। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इन्होंने क्या किया था, पहली बार शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। किसने चलाए थे, सुल्तान इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी के सिक्के। इन्होंने 2 सिक्के और चलाए जो एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं, कि चांदी का टंका ये किसने चलाया था, इल्तुतमिश ने। और तांबे का जीतल, ये तांबे के सिक्के को क्या बोलते थे, जीतल बोलते थे, ये किसने चलाए थे, ये भी इल्तुतमिश ने चलाए थे। और उसने सिक्कों के ऊपर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भी शुरू की थी। टकसाल मतलब जहां पे सिक्के बनते थे, उस जगह का नाम लिखने की परंपरा सिक्कों के ऊपर इन्होंने स्टार्ट की थी। और इन्होंने अपने खुद के नाम के सिक्के भी चलवाए थे। आगे सुल्तान की उपाधि जो थी वो इनको बगदाद के खलीफा अल मुस्तिर बिल्लाह से मिली थी। किससे मिली थी, बगदाद के खलीफा अल मुस्तिर बिल्लाह से। और ऐसा पहली बार हुआ था कि बगदाद के खलीफाओं ने ये भारत के अंदर किसी को उपाधि दी हो, सुल्तान की उपाधि। तो ये बगदाद के खलीफाओं ने इनको उपाधि दी थी। उसके बाद इल्तुतमिश ने प्रशासन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए 40 प्रसिद्ध सरदारों के दल का गठन किया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है। 40 प्रसिद्ध सरदारों के दल का गठन किसने किया था, इल्तुतमिश ने। और इसको क्या नाम दिया था, गुलाम चालीसा या फिर तुर्कान ए चिहलगानी। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि तुर्कान ए चिहलगानी को किसने गठित किया था, ये इल्तुतमिश ने गठित किया था। इसके आगे मतलब काफी सालों बाद बलबन ने इसको खत्म किया था। ठीक है,
अब चलिए एक नजर के अंदर देख लेते हैं सुल्तान इल्तुतमिश की कहानी को। ये ऐबक का दामाद था, शमसी वंश का था, इलबरी तुर्क था। ये दिल्ली का वास्तविक संस्थापक इन्हें माना जाता है क्योंकि राजधानी दिल्ली को बनाया था इन्होंने। शुद्ध अरबी के सिक्के इन्होंने चलाए थे। गुलाम चालीसा जो भी पढ़ा, इसका गठन इन्होंने किया था। तराइन का तृतीय युद्ध 1215 में यलदौज को इन्होंने हराया था और बगदाद के खलीफाओं से इसे सुल्तान की उपाधि मिली थी। बस इतना ध्यान रखना इसके बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं इसने क्या क्या चीजें बनवाई, निर्माण कार्य चेक करते हैं इसके। तो कुतुब मीनार जो थी उसके निर्माण कार्य को पूरा किन्होंने करवाया था, इल्तुतमिश ने ही करवाया था। दूसरा, इसने अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा बनवाया, जिसको सुल्तान गढ़ी का मकबरा बोला जाता है। ये भी दिल्ली के अंदर है, काफी भव्य मकबरा है दोस्तों, सुल्तान गढ़ी का मकबरा। इनके पुत्र जो थे वो मतलब पहले ही 1229 के आसपास उनकी डेथ हो गई थी, जो ये नसीरुद्दीन महमूद थे। इन्हीं की याद में इन्होंने ये मकबरा बनवाया था और ये तुर्कों के द्वारा बनाया गया भारत में पहला मकबरा था। पहली मस्जिद हमने देखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो थी, और ये सुल्तान गढ़ी का मकबरा पहला तुर्क वासियों के द्वारा बनाया गया पहला मकबरा था। आगे इन्होंने नागौर जो कि राजस्थान में पड़ता है, यहाँ पे आसार किन का दरवाजा ये बनवाया। आसार किन का दरवाजा कहाँ पे? राजस्थान के नागौर में। और बदायूं जो यूपी के अंदर पड़ता है, यहाँ पे इन्होंने हौज ए शमसी का निर्माण करवाया था। किस चीज का निर्माण करवाया था? हौज ए शमसी। कहां पर है ये? बदायूं के अंदर, जो यूपी के अंदर पड़ता है। आगे क्या होता है, सन 1236 में बामियान पर आक्रमण करने के लिए ये जाते समय रास्ते में इनकी तबीयत खराब हो जाती है, बीमार हो जाते हैं और 30 अप्रैल 1236 को इनकी मृत्यु हो जाती है। कब? 30 अप्रैल 1236 को। तो हमने पूरा डिस्कस किया सुल्तान इल्तुतमिश के बारे में, 1210 से लेकर के 1236 तक की कहानी। अब आगे देखते हैं दोस्तों, चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इन्होंने क्या किया था, पहली बार शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। किसने चलाए थे? सुल्तान इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी के सिक्के। इन्होंने 2 सिक्के और चलाए जो एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं कि चांदी का टंका ये किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। और तांबे का जीतल, ये तांबे के सिक्के को क्या बोलते थे? जीतल बोलते थे। ये किसने चलाए थे? ये भी इल्तुतमिश ने चलाए थे। और उसने सिक्कों के ऊपर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भी शुरू की थी। टकसाल मतलब जहां पे सिक्के बनते थे, उस जगह का नाम लिखने की परंपरा सिक्कों के ऊपर इन्होंने स्टार्ट की थी। और इन्होंने अपने खुद के नाम के सिक्के भी चलवाए थे। आगे सुल्तान की उपाधि जो थी वो इनको बगदाद के खलीफा अल मुस्तिर बिल्लाह से मिली थी। किससे मिली थी? बगदाद के खलीफा अल मुस्तिर बिल्लाह से। और ऐसा पहली बार हुआ था कि बगदाद के खलीफाओं ने ये भारत के अंदर किसी को उपाधि दी हो, सुल्तान की उपाधि। तो ये बगदाद के खलीफाओं ने इनको उपाधि दी थी। उसके बाद इल्तुतमिश ने प्रशासन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए 40 प्रसिद्ध सरदारों के दल का गठन किया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है। 40 प्रसिद्ध सरदारों के दल का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। और इसको क्या नाम दिया था? गुलाम चालीसा या फिर तुर्कान ए चिहलगानी। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि तुर्कान ए चिहलगानी को किसने गठित किया था? ये इल्तुतमिश ने गठित किया था। इसके आगे काफी सालों बाद बलबन ने इसको खत्म किया था। ठीक है, अब चलिए एक नजर के अंदर देख लेते हैं सुल्तान इल्तुतमिश की कहानी को। ये ऐबक का दामाद था, शमसी वंश का था, इलबरी तुर्क था। ये दिल्ली का वास्तविक संस्थापक इन्हें माना जाता है क्योंकि राजधानी दिल्ली को बनाया था इन्होंने। शुद्ध अरबी के सिक्के इन्होंने चलाए थे। गुलाम चालीसा जो भी पढ़ा, इसका गठन इन्होंने किया था। तराइन का तृतीय युद्ध 1215 में यलदौज को इन्होंने हराया था और बगदाद के खलीफाओं से इसे सुल्तान की उपाधि मिली थी। बस इतना ध्यान रखना इसके बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं इसने क्या क्या चीजें बनवाई, निर्माण कार्य चेक करते हैं इसके। तो कुतुब मीनार जो थी उसके निर्माण कार्य को पूरा किन्होंने करवाया था? इल्तुतमिश ने ही करवाया था। दूसरा, इसने अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा बनवाया, जिसको सुल्तान गढ़ी का मकबरा बोला जाता है। ये भी दिल्ली के अंदर है, काफी भव्य मकबरा है दोस्तों, सुल्तान गढ़ी का मकबरा। इनके पुत्र जो थे वो पहले ही 1229 के आसपास उनकी डेथ हो गई थी, जो ये नसीरुद्दीन महमूद थे। इन्हीं की याद में इन्होंने ये मकबरा बनवाया था और ये तुर्कों के द्वारा बनाया गया भारत में पहला मकबरा था। पहली मस्जिद हमने देखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो थी, और ये सुल्तान गढ़ी का मकबरा पहला तुर्क वासियों के द्वारा बनाया गया पहला मकबरा था। आगे इन्होंने नागौर जो कि राजस्थान में पड़ता है, यहाँ पे आसार किन का दरवाजा ये बनवाया। आसार किन का दरवाजा कहाँ पे? राजस्थान के नागौर में। और बदायूं जो यूपी के अंदर पड़ता है, यहाँ पे इन्होंने हौज ए शमसी का निर्माण करवाया था। किस चीज का निर्माण करवाया था? हौज ए शमसी। कहां पर है ये? बदायूं के अंदर, जो यूपी के अंदर पड़ता है। आगे क्या होता है,
सन 1236 में बामियान पर आक्रमण करने के लिए ये जाते समय रास्ते में इनकी तबीयत खराब हो जाती है, बीमार हो जाते हैं और 30 अप्रैल 1236 को इनकी मृत्यु हो जाती है। कब? 30 अप्रैल 1236 को। तो हमने पूरा डिस्कस किया सुल्तान इल्तुतमिश के बारे में, 1210 से लेकर के 1236 तक की कहानी। अब आगे देखते हैं दोस्तों, सुल्तान इल्तुतमिश ने क्या किया था। अपनी मृत्यु से पहले ही अपनी योग्य पुत्री रजिया को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्ति की घोषणा की थी कि अगली शासक मतलब रजिया बनेंगी, क्योंकि उनके बड़े पुत्र जो थे नसीरुद्दीन महमूद, उनकी पहले ही मृत्यु हो चुकी थी 1229 ईस्वी में। लेकिन एक समस्या खड़ी हो गई। समस्या क्या कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उनके दूसरे पुत्र जिनका नाम था रकनुद्दीन फिरोज शाह, रकनुद्दीन फिरोज शाह जबरदस्ती गद्दी पर बैठ गया, लेकिन वो इतना योग्य शासक नहीं था, वो एक अयोग्य शासक था। तो उसके गद्दी पर बैठती साम्राज्य में चारों तरफ क्या हुए, विद्रोह होने शुरू हो गए कि नहीं ये तो मतलब इतना काम का शासक नहीं है, और इल्तुतमिश रजिया को गद्दी पर बैठाना चाहता था, इसीलिए वहां पे विद्रोह शुरू हो गए। और इन विद्रोहों को दबाने के लिए जब फिरोज शाह दिल्ली से बाहर निकला, तो इसी सिचुएशन का फायदा उठाकर रजिया ने क्या किया, लाल वस्त्र पहनकर जनता के सामने आई और अपने वास्तविक उत्तराधिकारी होने की घोषणा की कि मैं ही हूं जो भी हूं। और वाकई में इल्तुतमिश भी यही चाहते थे कि उनके जो छोटे बेटे थे वो ज्यादा योग्य नहीं थे, तो रजिया ही गद्दी को संभाले। तो आगे क्या हुआ, जनता व अमीरों के समर्थन से वह दिल्ली की गद्दी पर बैठी। कौन? रजिया सुल्तान। और जब फिरोज शाह वापिस आया, वहां पे विद्रोहों को दबाने की कोशिश करने जब गया था, तो उसे वापिस आने के बाद बंदी गृह में डाल दिया गया। ठीक है, तो आगे शासन किसका आता है, रजिया सुल्तान का। ये पहली महिला मानी जाती है शासिका, मतलब उस टाइम की। उसके बाद तो और भी आई हैं काफी, इनको पहले माना जाता है जो दिल्ली गद्दी पर बैठी थी 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक। तो क्या हुआ दोस्तों, शुरू में तो ठीक चल रहा था सारा सिस्टम, लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक स्त्री की, एक जो मतलब लेडीज थी, इनका सल्तनत के सिंहासन पर बैठना काफी सारे प्रांतों के सूबेदारों को पसंद नहीं आया। आसपास के जो सूबेदार थे उनको पसंद नहीं आया कि एक औरत कैसे शासन को चला सकती है, और उन्होंने क्या किया, इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इन विरोधियों में इल्तुतमिश का वजीर निजामुद्दीन जुनैदी भी शामिल था। क्या नाम था? निजामुद्दीन जुनैदी। दिल्ली में विद्रोहियों ने विद्रोह शुरू कर दिए, लेकिन रजिया ने क्या किया, इन विद्रोहों को वहीं दबा दिया। दिल्ली वालों को तो इन्होंने वहीं पे दबा दिया, लेकिन आसपास के एरिया जो थे वहां पे भी काफी विरोध हो रहा था इस बात का। रजिया ने क्या किया था, उन्होंने पर्दा प्रथा को त्याग कर, यानी पर्दा उन्होंने नहीं पहना, पर्दा त्याग कर पुरुषों की तरह वस्त्र धारण करने शुरू कर दिए थे। अब ये तो फिर इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया था। तो व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया था, क्योंकि उस टाइम पे कहा जाता था कि जो भी औरत होगी वो ऐसे मर्दों की तरह कपड़े नहीं डाल सकती, उनका एक अलग पहनावा होता था। तो ये उल्लंघन माना गया, और फिर जो तुर्क थे, शक्तिशाली तुर्क थे, उन्होंने भी उसका खुलकर विरोध किया। उसके बाद भटिंडा के एक सूबेदार थे जिनका नाम था मलिक अल्तुनिया, ये भी एक तुर्क नेता थे, काफी इनका प्रभाव था। तो रजिया ने क्या कहा, क्या चाहा, मतलब अल्तुनिया से शादी करके अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहा इनसे शादी करके, लेकिन शादी नहीं हो पाई, वो असफल रही। लेकिन कुछ टाइम के बाद रजिया और अल्तुनिया की मित्रता हो गई थी, और दोनों ने अपनी सेना लेकर बहराम शाह, जिसके हम आगे डिस्कस करेंगे, बहराम शाह उस टाइम पे दिल्ली में, मतलब वो रजिया को हटाना चाहता था और खुद वहां पे बैठा था। तो बहराम शाह को हराने के लिए दोनों अपनी सेना लेकर निकले, लेकिन सभी तुर्कों ने मिलकर षड्यंत्र बनाया और रजिया और अल्तुनिया दोनों की हत्या कैथल नामक स्थान पर कर दी, जो कि हरियाणा के अंदर पड़ता है। यहाँ पे रजिया सुल्तान का मकबरा भी है कैथल के अंदर। तो यहाँ पे इन दोनों का खेल उन्होंने खत्म कर दिया। आगे दोस्तों यहाँ पे होती है असली राजनीति शुरू। तो जो तुर्क लोग थे, जो अमीर थे, उन्होंने क्या किया, मतलब रजिया को तो उन्होंने मरवा दिया था। उसके बाद उन्होंने गद्दी पर बैठाया किसको, मुइजुद्दीन बहराम शाह को। बहराम शाह रजिया के बाद अगला शासक यही था। कौन? बहराम शाह। यह एक तुर्क नेता था, और इसका सुल्तान के लिए चुनाव एक शर्त पर किया गया। शर्त क्या थी कि वह एतगीन को नायब ए मामलिकात के पद पर नियुक्त करेगा। अब एतगीन कोई व्यक्ति होते थे उस टाइम पे, मतलब खास होते होंगे कोई, तो नायब ए मामलिकात के पद पर उनकी नियुक्ति की जाए। ये पद भी काफी बड़ा होता था। इस तरीके से मान लीजिए जैसे गृह मंत्रालय होता है, उस तरीके का कोई बड़ा पद होता था उस टाइम पे, कि अगर आप एतगीन को इस पद पर नियुक्त करोगे तभी आपको हम शासक रहने देंगे, अदरवाइज हम विद्रोह कर देंगे और आपका भी वही हाल करेंगे। एतगीन ने क्या किया, एतगीन ने इस पद पर आते ही समस्त सत्ता अनौपचारिक रूप से अपने हाथों में ले ली।
जैसे यहाँ पे क्या होता है, राष्ट्रपति होता है, उसके बाद प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति के पास मतलब होती है पावर तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन देश को चलाने का काम तो प्रधानमंत्री ही करता है ना। तो उसी तरीके से ऐतकीन ने क्या किया, समस्त सत्ता अनौपचारिक रूप से अपने हाथों में ले ली। उसके पास बस नाम नाम बचा था, बहराम शाह के पास। इससे तंग आकर बहराम शाह ने क्या किया, उनका वध कर दिया। और वध करते ही फिर जो वहां के तुर्क थे, उन वो बहराम शाह से ईर्ष्या करने लगे और वहां पे विद्रोह फिर से शुरू हो गए। अंततः दिल्ली में विद्रोह के दौरान क्या हुआ, बहराम शाह का कत्ल कर दिया गया। तो राजनीति देखते हो किस तरीके से, मतलब पहले इनको गद्दी पर बैठाया, फिर इनको पद दिलवाया एतगीन को, उसके बाद इन्होंने एतगीन का वध कर दिया, वध करने के बाद फिर से विद्रोह हुए, फिर इनका कत्ल कर दिया गया। तो इसी तरीके से सिस्टम चला। आगे क्या हुआ दोस्तों, इनके कत्ल होने के बाद अगले शासक बने अलाउद्दीन मसूद शाह, जिन्होंने 1242 से 1240 ईस्वी तक शासन किया। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई भी चीज बीच में छूटे, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो चाहे ना हो, टॉपिक तो पूरा कंप्लीट करना ही होता है। तो बहराम शाह के उत्तराधिकारी मसूद शाह का पतन भी उसी तरह हुआ जैसे उनके मतलब बहराम शाह का हुआ था। इसी के समय में बलबन, जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, अमीर ए हाजिर के पद पर था। अमीर ए हाजिर के पद पर कौन था, बलबन था। और धीरे धीरे सभी अधिकार उसने अपने हाथों में ले लिए। किसने, बलबन ने। बलबन दोस्तों बहुत पुराना है, ये इल्तुतमिश के टाइम का है। इल्तुतमिश ने इसे खरीदा था, तो आप देख सकते हो 1220-25 के आसपास का है, और अभी आ गया है 1246 का टाइम, यानी 20 साल तो उसको हो गए हैं। और बलबन आगे आएगा 1265 ईस्वी में, यानी कि इतना बूढ़ा हो गया था वो, तब जाके उसको गद्दी मिली थी। तो क्या क्या षड्यंत्र उसने किए होंगे। अब मसूद शाह के बाद आते हैं नसीरुद्दीन महमूद। ये भी दोस्तों एक कठपुतली टाइप ही था, जो अमीर तुर्क थे वहां पर, और जो बलबन थे उनके षड्यंत्र से ही इनको मतलब गद्दी पर बैठाया गया था 1246 से 1265 में। बस ये नाम नाम के शासक थे। बलबन ने साम्राज्य के ज्यादातर अधिकार अपने हाथों में तो ले लिए थे, लेकिन विद्रोह से बचने के कारण उसने उत्तराधिकारी किसको, नसीरुद्दीन महमूद को ही बनाया। वो खुद राजा नहीं बना, नसीरुद्दीन महमूद को उन्होंने गद्दी पर बैठाया। आगे सुल्तान ने अमीर तुर्कों से समझौता किया, मतलब जैसा जैसा अमीर तुर्क लोग बोलते थे वैसा ही करता जाता था। मतलब एक कॉम्प्रोमाइज सा वहां पे हो रहा था उस टाइम पे। और इसी कॉम्प्रोमाइज की वजह से, समझौते की वजह से 20 साल तक ये सत्ता में बना रहा, 20 साल तक गद्दी पर बैठा रहा। बलबन ने एक और चाल चली, इसने अपनी पुत्री का विवाह किससे करवा दिया, सुल्तान से करवा दिया। अब तो ये ससुर बन गया था। तो सुल्तान ने इसी उपलक्ष्य में बलबन को उलुग खां की उपाधि दी थी। उलुग खां, क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि उलुग खां की उपाधि इतिहास में किसे मिली थी दिल्ली सल्तनत में, ये बलबन को मिली थी। इसी के शासन काल में बलबन जो था एक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया था। 1265 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है और बलबन फिर सिंहासन पर बैठता है। आप देखिए 1220-25 के टाइम की बात है। तो मतलब 1220 में जैसे इल्तुतमिश ने खरीदा था, कितने साल हो गए आप देख सकते हो, 40-45 साल तो ये हो गए। तो काफी बूढ़ा उस टाइम पे हो गया था जब वो गद्दी पर बैठा था। अब देखते हैं गयासुद्दीन बलबन के बारे में। 1265 से लेकर 1287 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। पढ़ते हैं इनके बारे में। इल्तुतमिश की भांति बलबन भी एक इलबरी तुर्क था। इसने एक नवीन राजवंश बलबनी वंश की नींव डाली थी। ठीक है, नींव आएगा दोस्तों, नींव डाली थी इन्होंने बलबनी वंश की। बलबन को इल्तुतमिश ने खरीदा था और उसकी योग्यता से प्रभावित होकर इल्तुतमिश ने इसे खसदार का पद दिया था। खसदार का पद उस टाइम पे इनको दिया था, किसको, बलबन को। रजिया के विरुद्ध जो षड्यंत्र था उसमें बलबन ने भी किसका, तुर्कों का साथ दिया था रजिया को मारने गिराने में। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी। इसका मतलब क्या है कि उसके कानून काफी सख्त थे, वो दंड काफी कठोर देता था और वो पक्षपात नहीं करता था किसी के साथ। इस नीति को बोला गया रक्त और लोह की नीति। बलबन के राजनीतिक सिद्धांत की दो विशेषताएं थी। क्या, एक तो सुल्तान के पद को क्या मानते थे कि ईश्वर के द्वारा प्रदत्त पद होता है, कि ईश्वर खुद इस पद को देता है, सुल्तान के पद को वो मानता था। और सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है, ये दो उसके सिद्धांत थे, इन दो बातों को वो मानता था। इसने सम्राट के पद को दैवीय घोषित कर दिया था। दैवीय मतलब शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली, अपने हाथ में केंद्रित कर ली थी सारी शक्तियां इसने। ये खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था, मतलब खुद को ये मान लो आपके भगवान ही मानने लग गया था कि जो हूं मैं हूं, मेरे अलावा कुछ नहीं है, मैं देवता हूं। देवीय घोषित कर दिया था उसने सम्राट के पद को। इसने सिजदा, सिजदा का मतलब सिर झुकाकर बैठना, और पावोस, पावोस का मतलब
सुल्तान या सम्राट के पैरों को चूमना जब भी कोई दरबार में आएगा। ये प्रथा इन्होंने स्टार्ट की थी सिजदा और पावोस। इसने इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए तुर्कान ए चहलगानी जो डिस्कस किया था हमने, इसको समाप्त कर दिया था। जो 40 सरदारों का गठन होता था, इसको इन्होंने समाप्त कर दिया था। और क्या किया इन्होंने, इसने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्योहार जिसका नाम था नवरोज, नवरोज की धूमधाम से के साथ मनाने की प्रथा किसने स्टार्ट की, ये बलबन ने ही स्टार्ट की थी। क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों काफी बार ये कि नवरोज फारसी त्योहार है, इसकी शुरुआत किसने की थी, बलबन ने की थी। अपने साम्राज्य की सभी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए इसने खुफिया गुप्तचर विभाग बनाया था। इस विभाग का नाम क्या था, बरीद ए मुमालिक। नाम दोस्तों अजीब से हैं लेकिन याद तो करने पड़ेंगे ना, क्वेश्चन आ गया एग्जाम के अंदर तो फंस जाएंगे, तो याद कर लीजिए इनको। गुप्तचर विभाग का नाम क्या था, बरीद ए मुमालिक। और अमीर खुसरो व अमीर हसन इनके ही दरबार में रहते थे। किसके दरबार में, बलबन के दरबार में। कौन, अमीर खुसरो व अमीर हसन। तो 1287 तक इन्होंने शासन किया दोस्तों। 1287 से 1290 यानी 3 साल के बाद इनके उत्तराधिकारी हुए इनके बेटे, लेकिन उनके बारे में कुछ खास हमें पढ़ना नहीं है, कुछ खास इंपोर्टेंट हुआ नहीं था उन 3 सालों में। तो 1290 ईस्वी में क्या हुआ, गुलाम वंश था जो उसका अंत हो गया और एक नए वंश की नींव पड़ी जिसका नाम है खिलजी वंश। नेक्स्ट वीडियो में खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने टोटली गुलाम वंश के बारे में डिस्कस किया है। पूरे लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट डाल दीजिए। आप सलाह बता सकते हो कुछ भी कि आप क्या इंप्रूवमेंट चाहते हो। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।